नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम वकील आपका में। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कानून से जुड़ी यदि आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील आपका में कानून से जुड़े हर मसले पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम उन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं जिनमें आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानना हो, या कानूनी क्या दावपेच हो सकते हैं, आप कैसे अपना हक जान सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम कोशिश करते हैं कि हर जानकारी आपको इस 1 घंटे में साझा कर सके और आपको ये काफ़ी मददगार साबित हो सके। उसमें बढ़ते हैं हम आगे। और शुरुआत में आज ज्ञानव्यापी मसले पर करूंगी क्योंकि काफ़ी चर्चित ये मुद्दा है इस समय धर्मेंद्र जी। और अगर हम बात करें ज्ञानव्यापी को लेकर, तो एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तो ये एएसआई सर्वेक्षण क्या होता है और उसमें किस तरीके से काम करना है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है? देखिए, कोई भी सर्वेक्षण या कोई भी जांच किसी भी संपत्ति की, जिस संपत्ति के संबंध में कोई विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पे माननीय न्यायालय को यह अधिकार है कि मौके की जो वस्तु स्थिति है, मौके का जो फिजिकल सिचुएशन है, उसकी रिपोर्ट वो समन कर लें। तो प्राइमरी स्टेज पर नॉर्मल कंडीशंस में जब कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी का जांच करानी होती है ऑनरेबल कोर्ट को, तो ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट करती है और एडवोकेट कमिश्नर मौके पे जाके जो भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकल सिचुएशन को, उसकी रिपोर्ट को, उसके मेजरमेंट को नोट करके ऑनरेबल कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन ज्ञानव्यापी का जो मामला है, ये अति संवेदनशील और बहुत ही गहनता से अध्ययन किया जाने वाला इसलिए है कि इसमें माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किए गए, फिर उसके बाद उस आदेश में जब अपर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई तो उस ऑर्डर को रिमांड कर दिया गया, उसको स्टे कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स हुई। जो अभी लेटेस्ट पोजीशन है उसमें जो एएसआई सर्वे की बात की जा रही है, यानी वैज्ञानिक पद्धति से उस भूभाग के, उस पर निर्मित प्रभाग के जो भौतिक स्थिति है, जो उसका वैज्ञानिक तरीके से उसकी उम्र का, वहाँ पर अवस्थिति का जो अंदाज़ा लगा के आख्या देने की बात है, वो एएसआई रिपोर्ट के माध्यम से आ सकती है। यहाँ पर आर्गूमेंट के समय ऑनरेबल कोर्ट का ये भी व्यू था कि एएसआई इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ, या एडवोकेट कमिश्नर या जो सर्वे कमीशन करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, उनके द्वारा इसका क्यों नहीं कराया गया कोई भी जांच। अभी लेटेस्ट में जैसा कि न्यूज़पेपर में पढ़ने में आया कि जो जांच है, उस जांच के संबंध में बिना उस प्रॉपर्टी को टच किए आईआईटी कानपुर के कुछ जो ऑफिसर्स हैं, आईआईटी कानपुर के जो लोग हैं, वो उसका सर्वे करके उसकी रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को लेके विवाद है, वहाँ पर मान्यता ये है कि भगवान शिव का स्थान है। वहाँ पर दूसरे पक्ष की मान्यता ये है कि वहाँ पर भगवान शिव का स्थान नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। तो उस स्थान के बारे में जो सर्वे होना वैज्ञानिक पद्धति थे, उसमें अगर किसी भी तरह की ड्रिलिंग की जाएगी, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाएगी, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से यह एक विवाद का कारण बनेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट का व्यू भी बिल्कुल क्लियर है कि जो भी प्रभाग है, उस प्रभाग में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो, उसका जो स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसी स्थिति में उसकी आख्या कैसे आएगी? तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना व्यू रखा कि जब एडवोकेट की तरफ से ये ओपिनियन आई कि सर इसमें अगर चाहें तो एएसआई सर्वे करा सकते हैं। कोर्ट को भी लगा कि एएसआई सर्वे होना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, एएसआई सर्वे से भी कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो अब उस स्थिति की जो भौतिक स्थिति है और उसका जो मौलिक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन ना हो, इसलिए इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के द्वारा जो प्लीडिंग की जा रही है, जो आर्गूमेंट किए जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेंसिटिव इश्यूज इन्वॉल्व हैं। शांति व्यवस्था को बहाल करने के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, धर्म के संरक्षण के इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतने सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से ऑनरेबल कोर्ट को भी बहुत ही सजगता के साथ में
इस विषय पर अपने विचार देने होंगे और जो एएसआई का सर्वे होना है या आईआईटी के माध्यम से सर्वे होना है या जिस अथॉरिटी के माध्यम से सर्वे होना है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश आने के बाद ही इस पर कोई विस्तृत ओपिनियन दी जा सकती है। धर्मेंद्र जी, जैसे एएसआई सर्वेक्षण हो जाता है तो क्या उसके बाद कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत आसान हो जाएगा? इसे वैलिड माना जाता है, मान्यता है? आपका प्रश्न बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस आख्या पर काफ़ी कुछ ऑनरेबल कोर्ट का व्यू डिपेंड करता है। वहाँ पर जो डिस्प्यूट का रीज़न यानी जो कारण है वाद का, वो वाद का कारण यही है कि जो प्रभाग जिस जगह पर जांच होनी है वो जांच भगवान शिव का स्थान है या नहीं है, और दूसरा पक्ष का कहना है कि भगवान शिव का स्थान नहीं है। तो ये जो विषय है, इस विषय पर जो चर्चा हुई, इस विषय पर जो फाइंडिंग्स आई, इस विषय पर जो लीगल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट किया गया, इस विषय पर जो साइटेशन प्रेजेंट किए गए कोर्ट में, चाहे ये मामला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वाराणसी के समक्ष रहा हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रहा हो, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हो, ऐसे इश्यूज पे कोर्ट का व्यू बिल्कुल क्लियर होगा, तभी क्लियर होगा जब वहाँ पर कोई भी एथेंटिक रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष आएगी। और आपका जो प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के आधार पे क्या आगे के केस का कोई प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से यह दर्शकों की जानकारी में होना चाहिए कि यह एक कोर्ट के सपोर्ट के लिए कोर्ट को अपनी जो न्यायालय में वाद के विचारण की कार्रवाई करनी है, यानी जो सूट के प्रोसीड करना, सूट को जिसमें ट्रायल चलना है, उसमें सपोर्ट के लिए ये हो सकता है। कोर्ट को अपना विवेक स्पष्ट करने के लिए ये सहयोगी हो सकता है, लेकिन इसको एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए, यह कोर्ट का ही स्वविवेक है। इसे बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। रिया है मुंबई से। सबसे पहले तो रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। रिया, आपको आवाज आ रही है? अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। रिया से संपर्क टूट गया है। राकेश हमारे साथ नोएडा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा है, मेरे 5 विवाद हैं। मैं चाहता हूँ कि उन पर मैं आपसे राय लूँ। सबसे पहला है मेरा कि मेरठ विकास प्राधिकरण ने एक मुझे प्लॉट अलॉट किया था। 2-1 बार को मैंने पूरी राशि जमा कर दी, ना उसकी उन्होंने रजिस्ट्री करी, ना ही मुझे कब्जा दिया, जबकि मैं बराबर लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ भी यानी कोई सही ढंग से जवाब नहीं देते हैं। मैंने फिर उस पर जो है उनको जो है कहा कि आप जो है ये पैसा मेरा लौटा दो। मैं ब्याज के जितने भी यानी जो नियमानुसार है, लेकिन उन्होंने उसको आज तक मुझे नहीं लौटाया है, जबकि मैं बराबर मुख्यमंत्री जी को भी लिख रहा हूँ कि ऐसे अधिकारी से फिर मैं कैसे निपटूं। पेपर मेरे सारे उनके पास हैं। राकेश जी, आपने जो प्रश्न किया है महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका इतने समय से अथॉरिटी में पैसा जमा है और उसके एवज में जो आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। राकेश जी, इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जो कंप्लेंट है वो करते रहेंगे, लेकिन ये लिंगरान होता रहेगा क्योंकि कोई भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस प्रॉपर्टी को अलॉट करने के लिए आपने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था, उसकी रिसिप्ट आपके पास होगी, उसका अलॉटमेंट लेटर आपके पास होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट का व्यू बहुत ही क्लियर होता है। प्राधिकरण द्वारा जहाँ जहाँ भी इस तरह की अनियमितताएं की गई हैं, उसके संबंध में माननीय न्यायालय का विचार बिल्कुल स्पष्ट होता है, और आपको जो भी आपके लॉसेज हैं, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आपका इंटरेस्ट, आपके अदर लॉसेज, वो सारी आपको मिलने का विधिक अधिकार आपको है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी बातों को लेके एक कंप्लेंट आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल करें रिट के रूप में। उससे पहले आपने जो जो एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ दी हैं, प्राधिकरण के जो भी वाइस चांसलर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको आप एप्लीकेशन दीजिए, जो सेक्रेटरी हैं उनको एप्लीकेशन दीजिए, आवास
कमिश्नर को भी उसकी एक एप्लीकेशन दीजिए, आप मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल पर भी उसकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, इन सब का बेस बनाइए। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में अगर आप रिट फाइल करते हैं और आपको इन डॉक्यूमेंट्स यानी इन एप्लीकेशन के देने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिलती है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगी, और जो आपके प्राधिकरण के ऑफिसर्स हैं उनको हाई कोर्ट इस तरह के मामलों में तुरंत तलब करते हुए निर्देश देती है। तो आपको रिलीफ लेने के लिए एक सुगम और सरल तरीका है जिसमें आप रिट फाइल करें तो आपको प्लॉट मिलेगा, या प्लॉट के एवज में जो आपका पैसा जमा वो विद इंटरेस्ट खर्चों के साथ आपको वापस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ लाला हैं, ललितपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर नमस्ते सर। सर वो पिछली बार मेरा प्रश्न अधूरा रह गया था, मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी ने सर मुझको बिल की थी। उन्होंने बिल में ये मेंशन किया था कि वो अविवाहित हैं, उनके परिवार में कभी भी किसी ने शादी नहीं की है। और सर एक महिला ने किसी नोटरी के उस पे नोटरी का जो कॉन्टेक्ट होता है वो दिखा के माननीय न्यायालय से 125 में अपने फेवर में 5000 मंथली का खारजा खर्चा बनवा लिया था सर। सर उसके एवज में हम लोगों ने उसके 126 करा, 126 में हम लोग उसके अपोजिट गए, मगर जैसे ही हम लोगों ने करा उस महिला की डेथ हो गई। उसके तकरीबन 2 साल बाद मेरे पड़ोसी अंकल की भी डेथ हो गई। अब जब मुझे कुछ उनका अमाउंट बैंक में था जिसके लिए मैंने प्राइवेट बैंक ने मुझसे मांगी है। अब जब सर मैंने प्राइवेट जब मांगी है तो उसमें जो उसके जो महिला थी उसके जो पहले पति के बच्चे थे जिसको उस महिला ने गलत तरीके से दर्शाया था। जैसे कि एफिडेविट जो शादी का जो वो एफिडेविट दिखा रही हैं उसमें 2 बेटी 1 बेटा बता रही है, जबकि उस महिला की 1 बेटी थी केवल। अपनी नातिन को जो उसने झूठा अपनी बेटी लिखा दिया है, और जो एफिडेविट वहां दे रही है न्यायालय में 125 में, उसमें वो ये दे रही है कि मेरी 2 पुत्री हैं, उसमें पुत्र नहीं दर्शाया है। और 5000 मंथली का एक्स पार्टी, क्योंकि अंकल तो गए नहीं तो एक्स पार्टी हो गया सर वो। अब जब सर मैं जब प्राइवेट के लिए जा रहा हूँ तो ये 110 की एप्लीकेशन लगा के उनका बेटा आया और बेटी भी आई। बेटी ने ये कहा कि वो अपनी नातिन को बेटी की तरह मानती थी, जबकि एक ही बेटी है। इस तरह से सर उन्होंने गलत एफिडेविट देके न्यायालय से गलत आदेश करा लिए। और इनकी 110 की सर जो एप्लीकेशन है तो उसमें भी सर इन्होंने ये कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसा इनका हो सकता है कि इन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर आदेश कराए हैं, इसमें कुछ मुझे रिलीफ मिले। क्या आपसे अनुरोध हमारा, क्या 110 ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के एप्लीकेशन पे उनके फेवर में ऑर्डर हो गया पक्षकार बनने के लिए? लाला जी आपको आवाज आ रही है? संपर्क टूट गया है, आप अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए, आपका जो केस है वो केस आपका बहुत स्ट्रांग है। इसलिए स्ट्रांग है कि जिस व्यक्ति के संपत्ति पर वो अपना अधिकार दिखाने के लिए ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन देके ऑनरेबल कोर्ट में पार्टी बनने आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने अपने विल में लिखा है कि वो अविवाहित हैं और उनकी कोई भी पत्नी या कोई भी संतान कभी नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में विल को इच्छा पत्र भी कहते हैं हिंदी में, और ऐसी परिस्थिति में उनकी ये इच्छा जो है वो निश्चित रूप से सत्य और सही होगी। अब ऐसी परिस्थिति में किसी के द्वारा अगर एक्सपार्टी कोई ऑर्डर कराया भी गया है, वो भी मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस के ऑर्डर से किसी के टाइटल, ये आपके मनी पे टाइटल का क्वेश्चन हो गया कि आपको वो रकम मिलनी चाहिए, आपको वो अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि आपके फेवर में विल है जिसका आपने प्रोबेट ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट किया है। अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रोबेट के केस में उन्होंने 110 की एप्लीकेशन दे दी और वो अलाउ हो गई है, तो आपको इस ऑर्डर का तुरंत रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर उनके फेवर में एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई है तो आप उनकी इस एप्लीकेशन पे अपना प्रॉपर रिप्लाई लगाइए, और रिप्लाई लगा के कोर्ट से ही रिक्वेस्ट करिए कि उनकी इस एप्लीकेशन को कोर्ट रिजेक्ट करे। कोर्ट इसको रिजेक्ट करने के लिए जब आपकी प्लेडिंग्स देखेगी, क्योंकि कंट्राडिक्टरी फैक्ट उनके आ रहे हैं, कहीं एफिडेविट कुछ फैक्ट के साथ में दे रहे हैं, कहीं एफिडेविट कुछ फैक्ट्स के साथ में दे रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट में जो प्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं उसमें दूसरे फैक्ट्स लिख रहे हैं। साथ ही साथ
आपने कहा कि उन्होंने अपने आप को, जो उनकी, जिन्होंने पार्टी बनने की एप्लीकेशन दी, उनकी मदर ने अपने फेवर में मेंटेनेंस का रिलीफ ले लिया था, वो भी नोटराइज एग्रीमेंट के आधार पे जो मैरिज का था। तो विधिक मान्यता उसको कैसे मिली, इस पर क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर एक मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया था। मेंटेनेंस का ऑर्डर वाइफ के लिए हो सकता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर माता पिता के लिए हो सकता है, मेंटेनेंस का ऑर्डर अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उनके लिए भी हो सकता है। लेकिन उनसे जब कोई जैविक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो किसी तीसरे का अधिकार उनकी संपत्ति पर नहीं हो सकता है। और ये आपका तब तय होगा जब मेरिट पे, एविडेंस की स्टेज पे इन पर एविडेंस आएंगी, मेरिट्स पे आपकी आर्गूमेंट होगी और उसका डिस्पोजल होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, जो आपके फैक्ट से मुझे लगता है कि आप प्रूफ कर ले जाएंगे। आपको अपनी विल में, प्रोबेट में सारे कंटेंट्स को एफिडेविट के माध्यम से प्रेजेंट करते हुए इसके जो भी रेलिवेंट एविडेंस हैं उनको भी ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट कर देना चाहिए, जिससे उनके सारे राइट को कोर्ट इसी स्टेज पर ख़त्म कर दे। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। रिया है मुंबई से। रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछ सकती हैं आप। रिया, अपना प्रश्न पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। राकेश नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। राकेश जी, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया। के मोहम्मद हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। के मोहम्मद जी, आवाज आ रहे? ठीक है, रिया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए रिया। मम्मी मैं ही बोल रही हूँ जी। हाँ, मेरा जैसे मेरे हस्बैंड जैसे मेरा खेत था ना गांव का, गोरखपुर का, और लोग आयु जात के लोग हैं। मेरे आदमी से लोग पिला खिला कर सब एक खेत बदला दो खेत में लिखवा लिए लोग गोरखपुर का। और जो 40 लाख का चीज है 2 ही लाख में लोग करवा दिए हैं लोग, वो भी लोग 1000 2000 दे करके करवाए लोग, और वो अब देने के नाम ही नहीं। और मैं वही वकील से मैं गोरखपुर में की तो कुछ चांस नहीं निकला, क्योंकि खारिज दाखिल हो गया है सर, क्योंकि हमारा घर भी नहीं है। रिया जी, आपने जो कहा वो मैंने आपकी बात को समझ लिया। आपके जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है गोरखपुर में, उसमें किसी के द्वारा उनको बरगला बहला फुसलाकर जो प्रॉपर्टी थी उसकी सेल डीड अपने फेवर में करा ली गई, यानी बैनामा अपने पक्ष में करा लिया गया। और आपने जब किसी अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उसकी जांच कराई तो आपको ये पता लगा कि उसका म्यूटेशन भी हो गया है, दाखिल खारिज भी हो गया है। लेकिन किसी भी दाखिल खारिज के हो जाने से उनका मालिकाना हक सही है इसकी पुष्टि नहीं होती है। आपको सबसे पहले, अगर आपको जो ट्रांसफ़र डीड है, जो बैनामा है, वो आपको लगता है कि गलत कराया गया है, तो आपको इन सारे ग्राउंड के साथ में अपने एडवोकेट को ये सलाह देनी चाहिए कि आप इस बैनामे के कैंसिलेशन का सूट फाइल करो सिविल कोर्ट में। बैनामे के कैंसिलेशन का जब आप सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, तो आपको वहाँ पर यह फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं कि आपका ये बैनामा जो हुआ था वो क्यों गलत है और उसको क्यों शून्य किया जाए, यानी उसको जीरो क्यों माना जाए। जब आप ये सारे फैक्ट्स जो अभी आपने कहे इनको आप प्रूव कर ले जाते हैं तो इस तरह का बैनामा शून्य हो जाता है। तो जो परचेजर है उस परचेजर का भी लॉस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप अगर सेल डीड कैंसिलेशन का सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, तो आपको मुझे लगता है तुरंत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो परचेजर है वो अपना लॉस नहीं होने देना चाहेगा। वो आपसे नेगोशिएशन करेगा, आपसे बात करेगा। अगर वो गलत होगा तो अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करेगा, अगर वो सही होगा तो आपसे वो बात करके इस इशू को ख़त्म करने का प्रोसीडिंग करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए, जिसमें आपको सेल डीड कैंसिलेशन की बात करनी चाहिए। और उसी के साथ जो म्यूटेशन हुआ है उस म्यूटेशन के ऑर्डर को भी आपको चैलेंज करना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो तहसीलदार महोदय के समक्ष आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर वो आवासीय है तो आपको नगर निगम में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उसका नाम अगर असेसमेंट कर लिया गया है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो आपको पैरेलल दोनों प्रोसीडिंग्स करनी है। किसी अच्छे एडवोकेट के माध्यम से आप ये प्रोसीडिंग कोर्ट में करिए, मुझे लगता है आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए रिया। और बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर हम बात करें दीवानी विवाद के मुकदमे कहाँ दाखिल किया जा सकता है? देखिए, सिविल नेचर के केसेस के लिए जुरिस्डिक्शन की बात आपने कही है, तो जो सीपीसी के प्रोविज़न हैं उनके अकॉर्डिंग जहाँ पर प्रॉपर्टी जिसके संबंध में डिस्प्यूट है, क्योंकि सिविल नेचर में बहुत सारे एक्ट हैं जिन एक्ट के अंतर्गत प्रोसीडिंग होती है। सिविल नेचर में सीपीसी के अंतर्गत भी सिविल प्रोसीडिंग होगी। सिविल प्रोसीडिंग जैसा ही आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को भी प्रोसीड किया जाता है, यानी आर्बिट्रेशन एक्ट अलग है। साथ ही साथ रेंट कंट्रोल एक्ट के मैटर्स हैं, उनको भी सिविल प्रोसेस की तरह ही उनको भी प्रोसीड किया जाता है। ये इस तरह के बहुत सारे एक्ट हैं जिन एक्ट के अंतर्गत जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं वो प्रोसीडिंग्स सिविल नेचर के अंतर्गत की जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ पर एग्जिस्ट करती है, सिविल सूट विवाद होने पर उसी डिस्ट्रिक्ट में फाइल किया जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेट का हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहाँ पर उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी और हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो देश में एक है वहाँ प्रोसीडिंग्स होंगे। तो जब कोई भी संपत्ति का विवाद है और वो संपत्ति जिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उस डिस्ट्रिक्ट में ही इस तरह के वादों के विचारण की कार्रवाई होती है और व्यक्ति को ये करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सपोज दैट आर्बिट्रेशन में कोई अवार्ड हुआ कलकत्ता में और उसका जो जिसके ऊपर आर्बिट्रेटर ने अवार्ड किया है वो रहते हैं लखनऊ में, तो ऐसी परिस्थिति में उस अवार्ड को लेके वो लखनऊ में या लखनऊ में उनका बिजनेस हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उस अवार्ड के एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग वो लखनऊ में भी कर सकते हैं। ये मैंने आर्बिट्रेशन के स्पेशल केसेस में बताया। या इस तरह के और जो मैटर्स हैं जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं उसमें जुरिस्डिक्शन के लिए अलग अलग अवधारणाएं हैं, वो अलग अलग विचार के साथ में प्रोसीडिंग हो सकती है। लेकिन प्राइमरी स्टेज में जो भी सिविल सूट फाइल करने की प्रक्रिया है वो जहाँ पर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वहीं पर सिविल सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुशांत हैं लखनऊ से। सुशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सुशांत, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम में। और अगला सवाल मेरा आपसे कि पूर्व न्याय क्या होता है? देखिए, कानून में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्व न्याय, जिसे रेस जुडिकाटा का प्रोविज़न भी कहते हैं। बहुत सारे मामलों में जहाँ पर लोगों को कोई सिविल केस में रिलीफ चाहिए होता है तो उनके द्वारा सिविल सूट फाइल किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में। अब ऑनरेबल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, सपोज दैट कोई इन्हें इंजंक्शन चाहिए, कोई स्टे चाहिए, कोई निषेधाज्ञा का उपशम चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक सूट फाइल किया। सूट फाइल करने के बाद कोर्ट ने उसमें उनके फैक्ट्स को सुना और इशू नोटिस कर दिया, सेकंड पार्टी को नोटिस जारी कर दिया और उसमें फर्स्ट डेट में कोई भी इंजंक्शन का रिलीफ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में लोग इस केस के कंटेंट्स को, इसके पार्टीज़ को सेम दूसरा केस बना के ऑनरेबल कोर्ट में केस प्रेजेंट करके रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका है, ये तरीका कानून में बार किया गया है। इसी प्रकार यदि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल को लेकर के या किसी प्रॉपर्टी के किसी भी इशू को लेकर के कोई भी केस डिसाइड हो चुका है और उसमें एक कोर्ट की कोई फाइंडिंग आ चुकी है जिसमें फैक्ट भी सेम है, प्रॉपर्टी भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, अब वहाँ पर कभी कभी ये देखने में आता है कि कुछ प्रभावित लोगों द्वारा दूसरे केस को फाइल कर दिया जाता है। पार्टियाँ भी सेम होती है, कंटेंट्स भी सेम होते हैं, रिलीफ भी सेम होता है, प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की प्रोसीडिंग को भी बार किया गया है, इस तरह की प्रोसीडिंग को भी निषेधित यानी रोका गया है और इस प्रक्रिया को ही रेस जुडिकाटा की प्रोसीडिंग्स कहते हैं, पूर्व न्याय का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें एक बार पूर्व में न्याय हो चुका है और दोबारा उसी न्याय को प्राप्त करने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर न्यायालय के समक्ष की गई है तो वो कार्रवाई अपने आप में शून्यकरणीय होती है और इस तरह की कार्रवाई को न्यायालय द्वारा समाप्त किया जाता है। और यहाँ पर जो पूर्व में हुआ आदेश है वही आदेश प्रभावी होता है।
हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अनामिका हैं, अनामिका सोनी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैम 2012 से मतलब केस चल रहा हमारे पति का। खर्चा मतलब वो कुछ नहीं देते हैं, ना देखभाल करते हैं, ना कोई जिम्मेदारी मतलब कुछ है उनकी। मैम 2012 से मेरे पति का केस चल रहा है। अनामिका जी, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैम 2012 से मैम एक गर्ल चाइल्ड भी है मेरे पास, तो उसके लिए मतलब हम परेशान है कि हस्बैंड ना रहने के लिए कोई घर देते हैं, ना कमरा मतलब रहने भी नहीं देते हैं वहाँ पे हमें अपने घर पे। तो कैसे एक बच्चे को मतलब परवरिश कैसे हम अकेले करें? और ना मेरे साथ कोई है भी नहीं वहाँ ससुराल में, ना मेरे हस्बैंड के कोई फादर है, ना मदर है, ना ब्रदर है, कोई है भी नहीं उनके। अनामिका जी, 2012 से जो आपका केस चल रहा है वो केस अगर आपके मेंटेनेंस का है तो ये आपकी तरफ से पैरवी प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज मेंटेनेंस के केस में इतना डिले नहीं होता है। दूसरा, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है या आपके पास कोई भी ऐसा साधन है इससे आप जीवन निर्वहन कर सकें, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत भी प्रोविजंस जो हैं उस पर आप बेनिफिट ले सकते हो। आपने केस क्या किया है इस पर आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अपनी समस्या मुझे बताई और आपने ये नहीं बताया कि आपने केस किन धाराओं के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत किया है, कौन सा केस किया है। क्योंकि सामान्य तौर पर एडवोकेट के माध्यम से अपने क्लाइंट को ये बताया जाता है कि आपका जो केस है वो इन प्रोविजंस के अंतर्गत किया जा रहा है। अब आपका अगर 2012 से केस तब तक चल रहा है तो उस केस में आपको न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र एक देना चाहिए, जिसमें न्यायालय से आपको ये निवेदन करना चाहिए कि आपके केस की ड्यूरेशन फिक्स करके केस को डिसाइड करें। अगर ऑनरेबल कोर्ट उसको 3 महीने 6 महीने की ड्यूरेशन फिक्स करके केस को सुनवाई कर लेती है तो निश्चित रूप से आपको जो रिलीफ आप चाहते हैं मिल जाएगा। और अगर आपके उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कर देती है कोर्ट, तब भी आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपर कोर्ट में जा सकते हैं। अपर कोर्ट में जाने पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें अपर कोर्ट ने लोअर कोर्ट को डायरेक्टिव्स दिए कि केस का निस्तारण इतने समय के अंतर्गत कर दिया, यानी फ्रेमिंग कर दी गई विचारण की। वो फ्रेमिंग 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर जो भी कोर्ट को करनी है कोर्ट ने कर दी, तो फिर जो लोअर कोर्ट प्रोसीडिंग करती है उस प्रोसीडिंग में डे टू डे की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और आपको जो 10 साल से केस लंबित है उस केस में तुरंत रिलीफ मिल सकता है। साथ ही साथ आपके पास अगर घर नहीं है, आपके पास अन्य साधन नहीं है, आपका अपना इलाज या बच्चों की परवरिश का प्रश्न है, तो आप डीवी एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट केस भी ऑनरेबल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और उसमें सेक्शन 12, सेक्शन 18, 19, 20, 21 के अंतर्गत जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको छत भी मिलेगी, आपको अपने मेंटेनेंस के लिए एक सर्टेन अमाउंट भी मिल सकता है, आपके अपने इलाज के लिए सपोर्ट भी मिल सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन सही कार्रवाई आपको करनी चाहिए, तभी आपको न्यायालय से भी कोई रिलीफ मिल पाएगा। सिर्फ वाद प्रस्तुत करके उसकी तारीखें लेते हुए मुकदमे को आगे लंबित करना, इससे आपको कोई रिलीफ नहीं प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका जी कॉल करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और सवाल है मेरा कि कई न्यायालयों में एक साथ साथ एक बाद मुकदमा चलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है, रेस जुडिगिटा का प्रोविज़न क्या है, उस प्रोविज़न में ही यह क्वेश्चन भी उसी प्रोविज़न से रिलेटेड है कि कई न्यायालयों में एक ही विषय वस्तु पर आधारित एक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कोई भी विषय वस्तु है, यानी कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर अगर कोई सूट फाइल हो गया है तो वो सूट एक ही न्यायालय में चलेगा। अब दूसरे किसी न्यायालय में उस फैक्ट को कंसील करके यदि सूट फाइल किया जाता है तो दूसरे न्यायालय में भी वो सूट नहीं चलेगा, पहले न्यायालय में चलने वाले सूट को ही विधिक मान्यता दी जाएगी। तो ये बिल्कुल ही क्लियर लॉ है इस पे कि एक ही इशू पर कई मुकदमे अलग अलग न्यायालयों में अगर प्रस्तुत किए जाते हैं तो वो बाद के सारे मुकदमे कोर्ट द्वारा निरस्त किए जा सकते हैं। सिर्फ पहला मुकदमा जो उस इशू पर आया था वही मुकदमा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होगा।
ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर कोई पिता हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसमें हिस्सेदारी की बात करें तो उनकी माँ जो है वो सौतेली माँ है और उसके बाद उन एक बेटे को घर से निकाल दिया गया और उनका जो बेटा है उसको ही घर में रखा गया है। ऐसे में जो दूसरा उनका जो पहले बेटा था, क्या वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हिंदू हैं तो हिंदू लॉ से उनकी फैमिली का ट्री गवर्न करेगा, अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ और शरीयत से उनका फैमिली ट्री गवर्न करेगा। ऐसे ही क्रिश्चियन लॉ और पारसी लॉ के लिए भी प्रोविजंस हैं। अब हिंदू लॉ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं उनकी जो जैविक संतान है, उन जैविक संतान का विधिक अधिकार बनता है नहीं बनता है, पहला लीगल क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि माता पिता द्वारा कोई भी संपत्ति अर्जित की गई है तो वो अर्जित की गई संपत्ति उनकी स्व अर्जित संपत्ति मानी जाती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब उनसे जो भी जैविक संतान है, अगर वो अपने जैविक संतान में से किसी एक को अधिकार देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या सबको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो फैमिली ट्री है, उनके बाद का यानी बेटे बेटियों के बाद उनके बच्चे, वो अपने दादा दादी के संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पर उनको इक्विवेलेंट पार्ट देना होगा। तो यहाँ पर इस केस में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी का जो टाइटल ट्रांसफ़र होगा वो किस सीक्वेंस में ट्रांसफ़र होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि क्या यदि प्रतिवादी किसी अन्य राज्य या विदेश में है तो समन कैसे दिया जा सकता है? देखिए, कोई भी केस किसी के खिलाफ प्रस्तुत किया गया तो केस में जो भी अपोजिट पार्टी होंगे, जो डिफेंडेंट होंगे, उन डिफेंडेंट को नोटिस जाए इस बात के लिए उनको रजिस्टर्ड डाक से, स्पेशल मैसेंजर से, स्पीड पोस्ट से, मेल से, व्हाट्सएप से, अभी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी एक्सेप्टेंस दे दी गई एविडेंस एक्ट में। तो इनके माध्यम से उनको जो सूचना है वो प्रेषित की जाएगी। अब जो सूचना प्रेषित की जाएगी उसमें उनके द्वारा अगर समन प्राप्त कर लिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप उनके अगेंस्ट में पब्लिकेशन का भी एक्सेप्टेंस, उसके लिए एक्सेप्टेंस दी जाती है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि दूसरे प्रदेश में अगर हैं, दूसरे देश में कोई है तो प्रक्रिया समान ही है। दूसरे प्रदेश में है तो उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जा सकता है। दूसरे देश में है तो उनको वहाँ पर भी कोरियर के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनको इंटीमेशन जा सकता है। लेकिन वहाँ पर जिस कंट्री में वो हैं और यहाँ पर जो उनके खिलाफ केस किया गया है उसमें अगर इंटरनेशनल लॉ का कोई इंटरफेरेंस नहीं है तभी उनके ऊपर उस नोटिस की तामीला का कोई प्रभाव पड़ता है। अगर इंटरनेशनल लॉ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर इस केस का जो समन है उसका इम्पैक्ट पे नहीं पड़ता और यहाँ पर यानी दूसरी कंट्री में रहने वाले व्यक्ति इंडिया में आके उस केस में पार्टिसिपेशन करें या ना करें, इसकी कोई बाइंडिंग्स उनके ऊपर नहीं होती है। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टेट, अदर स्टेट, कंट्री, अदर कंट्री, यहाँ पर किस तरीके से संबंध की तामीला होगा इसका सारा प्रोविजन सीपीसी में वर्णित है। और जब वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग इस तरह के प्रोसेस को आगे भेजा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि गवाह को किस स्तर पर बुलाया जा सकता है? देखिए, किसी भी दीवानी प्रकृति के मामले में या फौजदारी प्रकृति के मामले में यानी क्रिमिनल सूट में या सिविल सूट में जब भी प्रोसीडिंग ऑनरेबल कोर्ट में होती है तो कोर्ट को एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस हैं उसको उसके लाइट में किसी भी एविडेंस को समन करने का अधिकार है। यहाँ तक कि ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि कोई थर्ड पर्सन जिसका केस में कोई भी मतलब नहीं है, जिसका केस में कोई भी ग्रीवांस नहीं है, जिसकी केस से कोई भी रेलेवेंसी नहीं है, उसके बाद भी उस व्यक्ति को बुला के उस एविडेंस को समन करके अगर नेचुरल जस्टिस किया जा सकता है तो कोर्ट को यह राइट है कि इस तरह के एविडेंस को कोर्ट समन करे। और जब इस तरह के केस को, इस तरह के एविडेंस को कोर्ट समन करती है तो कोर्ट उस पर प्रॉपर हियरिंग भी करती है और प्रॉपर हियरिंग करके यदि कोर्ट के लिए वो रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू केस तो कोर्ट उसको एक्सेप्टेंस देती है और अगर रेलिवेंट नहीं है तो कोर्ट उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। लेकिन
इससे इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोर्ट उसको समन नहीं कर सकती। अब ये तो हुआ आपका सिविल नेचर के किसी मामले में विचारणा की कार्रवाई के दरमियान होने वाली प्रक्रिया। इसी प्रकार क्रिमिनल प्रोसीडिंग में चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज से रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो भी विटनेस हैं उनको कोर्ट समन कर सकती है। कोर्ट जब विटनेस एविडेंस को समन करती है तो उस पर कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन रखती है कि इनके ये विटनेस थे, इनसे ये चीफ हुए और ये क्रॉस हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में चीफ और क्रॉस होने के बाद ये इनका रिजल्ट निकलता है, जिस आधार पर मेरी फाइनल फाइंडिंग ये है। कोर्ट ये अपना ऑब्जर्वेशन दे सकती है। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आशु हैं ओरई से। आशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले लाला ने प्रश्न पूछा है कि 110 का ऑर्डर, अगर 110 का ऑर्डर अभी नहीं हुआ है और अगर जज साहब कर देते हैं तो क्या हाई कोर्ट से उस ऑर्डर के खिलाफ कोई रिलीफ मिल सकता है? यही मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका सही प्रश्न। यानी ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दी गई है उसके फैक्ट जो हैं, उन फैक्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी को कोई भी राइट नहीं है कि वो पार्टी बन जाए, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिसके आधार पर पार्टी बन जाने के लिए कोर्ट उनको ऑर्डर करती है। तो आप निश्चित रूप से उस ऑर्डर के अगेंस्ट में लीगल इलीगलिटी होने पर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं, या लोअर कोर्ट का मामला है तो ऑनरेबल सेशन कोर्ट में आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोई मेरिट पे यानी फैक्ट्स पे कोई कंसिडरेशन नहीं है तो आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना है कि जो आदेश है उस आदेश में इलीगलिटी क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा, फैक्ट को कंसीडर करने के लिए क्या हुआ, दूसरा क्वेश्चन है। अब इन दोनों पर आपको अपील या रिवीजन क्या लाई करेगा ये डिपेंड करेगा ऑर्डर पे। तो सबसे पहले अभी जो आदेश आपके केस में नहीं हुआ है उस आदेश को आने दीजिए। आदेश आने के बाद उसके फैक्ट्स को, ऑर्डर के जो कंटेंट्स हैं उनको प्रॉपर आप रीड करके किसी एडवोकेट से आप सलाह लीजिएगा, वो आपको बताएंगे। या आप किसी एडवोकेट से सलाह नहीं ले पा रहे हैं तो आप उस ऑर्डर को पढ़ के अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझसे आप, या जब भी आपका ऑर्डर हो और किसी प्रोग्राम में आप मुझसे डिस्कस करते हैं तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूं कि आपका ये अभी अपील या रिवीजन किस कोर्ट में कैसे फाइल होगा जिसमें आपको रिलीफ मिल सके, और उसी ऑर्डर में आपके अपील और रिवीजन के ग्राउंड्स भी निहित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुमित हमारे साथ एमपी से जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सुमित, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैम, मेरा प्रश्न ये है, मैंने एक्चुअली एक मकान खरीदा था। हेलो जी जी। मैंने एक मकान खरीदा था वकील अपनी पार्टी से, तो वो मकान भी मेरे को नहीं मिला है। और हेलो जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। मैडम, मैंने अपना मकान लिया था तो मकान के मैंने 4 लाख रुपए बैंक को दे रखे हैं। अब पार्टी ने कोई डिफॉल्ट निकल आया, पार्टी का आपसी मतलब डिस्प्यूट निकल आया है। उस केस में मेरा 4 लाख रुपए बैंक लेके रखा हो, बैंक वो पैसा मेरा वापस नहीं कर रहा है मैडम। तो बैंक मेरे को पैसा कैसे वापस करे, इसके लिए मुझे किस तरह केस करना पड़ेगा बैंक के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए जो सेलर हैं उनको पैसा दिया और आपने बैंक को भी कुछ पैसा डिपॉजिट किया, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक आपको लोन देने के लिए बैंक ने प्रोसीडिंग की होगी और उस प्रोसीडिंग में आपने अपने अमाउंट को डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी में अगर डिस्प्यूट आ गया जो आपने परचेज किया है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेलर है, और सेलर के जो सक्सेसर हैं, अगर सेलर नहीं है तो उनके सक्सेसर हैं। तो जब सेलर रिस्पॉन्सिबल है तो प्राइमरी स्टेज पे आपको सिविल सूट फाइल करना चाहिए मैंडेटरी इंजंक्शन का, और इसके साथ ही साथ आप अपने रिकवरी का सूट भी उसी में रिलीफ सीख करते हुए फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट से कहेंगे कि साहब इन्होंने जो बैनामा मेरे पक्ष में किया है, जो बैनामा इन्हें मेरे पक्ष में करना है, जिसका इन्होंने एग्रीमेंट किया है, उस पर राइट ही इनको नहीं, क्योंकि टाइटल का डिस्प्यूट है और बैंक को मैंने ये पैसे जमा कर दिए हैं, इसलिए बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पैसे हमारे इंटरेस्ट के साथ में हमें रिटर्न करे, वापस करे। तो जब बैंक आपको वो पैसे वापस कर देगी तो आपका इशू ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए अगर आपने सेलर को पेमेंट कर दिया तो वो पैसा भी आपको वापस चाहिए होता है। यहाँ पर बैंक अगर आपको इस इशू पर आपके साथ सेटल करने को तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट बैंक ही है।
तो आप बैंक के खिलाफ भी रिलीफ सीख कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट में। तो आपको सिविल सूट एक फाइल करना चाहिए जिसमें जो विक्रेता प्रपोज सेलर हैं उनको पार्टी बनाना चाहिए, बैंक को पार्टी बनाना चाहिए और उनसे प्रॉपर्टी का क्लियरेंस करा के आपके पक्ष में सेल करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और इसी प्रकार बैंक के पास अगर वो सेल नहीं हो रहा है तो बैंक के पास जो भी आपका डिपॉजिट है विद इंटरेस्ट आपके एक्सपेंसेस के साथ में आपको रिटर्न करें, ये आपको बैंक के अगेंस्ट में रिलीफ कोर्ट से लेना चाहिए। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक दर्शक हमारे साथ पुष्पा कोहली जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पुष्पा जी अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पा जी अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सतीश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत, प्रश्न पूछिए। सतीश जी प्रश्न पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया है। एक्सीडेंट क्लेम कैसे किया जा सकता है? कोई भी एक्सीडेंट व्हीकल से हुआ है तो प्राइमरी स्टेज पे उस व्हीकल के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो सके कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट इस व्हीकल से ही हुआ है। अब जब व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ उसके खिलाफ एफआईआर होगी तो एफआईआर में व्हीकल, आज के समय में हर व्हीकल पे जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के साथ में नंबर प्लेट है उससे जैसे ही स्कैन करते हैं तो आपको गाड़ी का डिटेल मिल जाता है। या आप साइट पे जाते हैं और साइट पे जाके उस गाड़ी नंबर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उस गाड़ी के ऑनर का, उसके बीमा का, उसके जो फिटनेसेस का, उसके जो रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पहले उस गाड़ी के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि वो गाड़ी किसकी है, उस गाड़ी का ऑनरशिप किसके पास में है, उसका ड्राइवर कौन था, उसका इंश्योरेंस किसके पास था, किस कंपनी के पास है। इन सभी को आपको पार्टी बनाना पड़ता है जब आप कोई क्लेम केस करते हैं एक्सीडेंट के बाद। और एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट के समय जो भी व्हीकल है जिससे एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट के बाद जिसको नुकसान हुआ है, हार्म हुआ है, कोई इंजर्ड है या किसी की डेथ हो गई है एक्सीडेंट के बाद में, या कोई व्हीकल डैमेज हो गया है या कोई व्यक्ति डैमेज हो गया है, तो इस सब के लिए आपको एफआईआर कराने से आपका क्लेम केस में आपको सुगमता मिलती है। और प्राइमरी स्टेज पे एफआईआर होने से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कुछ इस तरह के फैक्ट्स को क्लियर कर देता है कि व्हीकल जो जिसने एक्सीडेंट किया वो लापरवाही से चल रही थी, कि उसमें किस साइड से आके किस साइड में टक्कर मारी, या उसको चलाने वाला व्यक्ति क्या ड्रंक था, या ऐसा क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से इस तरह का एक्सीडेंट हुआ, ओवर स्पीड था। तो ये बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन से क्लियर होते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर होना ज़रूरी है। एफआईआर हो जाने के बाद, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक्सीडेंट की जो क्लियर रिपोर्ट आती है वो आपके क्लेम केस में सपोर्ट करती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो किसी भी एक्सीडेंट के, व्हीकल द्वारा किए गए एक्सीडेंट के क्लेम के लिए आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।